नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, साथ में डीवी कब से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है कल जारी होगा रिजल्ट। बिल्कुल ये बात सत्य है, यानी कि 23 तारीख से रिजल्ट जारी होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने सभी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट लगभग तैयार कर लिए हैं। और 23 को जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, 25 तारीख से आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डीवी के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें 25 से डीवी स्टार्ट करने की बात कही गई है। साथ में बात करेंगे एनआईयूएस कैंडिडेट्स को लेकर। इसके बाद संशोधन करने का भी मौका दिया जाएगा, ऐसा नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो डीवी के लिए जो नोटिस जारी की गई है, उसमें जो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये नोटिस जो देख रहे हैं, ये नोटिस आज जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें यहाँ पर देखेंगे आप साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो उसके जस्ट पहले नोटिस जारी करके सभी चीज़ों को क्लियर कर दी जाती है। इस नोटिस के जारी होने का तात्पर्य यही है कि 1-2 दिन में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जैसा कि ये नोटिस जारी की गई है 21 तारीख को, आज आपका 22 तारीख है। आज रात तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो 23 तारीख को कन्फर्म आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस नोटिस में क्या बात बताई गई है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि रिजल्ट जब जारी होगा, रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग के समय जो आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वो वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो फॉर्म भरने के टाइम आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था, यानी वही प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी उसी के मूल प्रति से जो आपने डॉक्यूमेंट किया है। अगर आप इसमें असफल होते हैं तो आपकी जो पात्रता है या परीक्षा फल है दोनों ही स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी या रद्द कर दी जाएंगी। आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी कहा गया है कि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट को सत्यापन के समय यानी डीवी के टाइम पे जो आपका डीवी कर रहे अधिकारी होंगे उनके सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः ही रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी जब अपलोड किए गए सभी दस्तावेज को अपने डैशबोर्ड पे जाकर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के जस्ट बाद ही देखेंगे वो कि उस पर स्वतः ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में वाटरमार्क बन के आ जाएगा। और ये वाटरमार्क बीपीएससी TRE1 के डॉक्यूमेंट जो वाटरमार्क था उससे अलग होगा। आगे देखे जाए तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर लें जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा। यानी आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सभी को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए और जो भी प्रिंट आपके पास होगा उन सभी पे वाटरमार्क अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में आपको उसे प्रस्तुत करना होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, ना ही डीवी के टाइम स्वीकार किया जाएगा। अगर आप कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड करके पुनः डाउनलोड करके जमा करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको डीवी के टाइम जो अधिकारी उपस्थित हैं वो ना कहें।
तो अगर वहाँ पे उपस्थित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी ये काम कर सकता है, यानी कि अगर अधिकारी कहते हैं तभी आपको नया प्रमाण पत्र अपलोड करना है और पुनः डाउनलोड करके आप वहाँ डीवी के टाइम जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ उपस्थित अधिकारियों के कहने पे ही आप कर सकते हैं, स्वयं से नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि संशोधन का भी मौका आपको वहाँ मिल सकता है अगर वहाँ पे उपस्थित अधिकारी चाहे तो। आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। यानी जो भी कैंडिडेट अपने स्वास्थ्य को लेकर, दिव्यांगता को लेकर, आरक्षण की दावा किए होंगे या फिर आप किसी कैटेगरी से संबंधित है और आपने आरक्षण का दावा किया है, तो आपके सभी उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं या सर्टिफिकेट हैं उसकी जांच प्रशासकीय विभाग के द्वारा कराई जाएगी। इसके साथ में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी दिव्यांगता की जांच भी अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, IGIMS या फिर एम्स में कराई जाएगी। ठीक है, किसी भी सक्षम मेडिकल कॉलेज में आपका या हॉस्पिटल में हो सकता है मेडिकल जांच, या फिर IGIMS में होगा, या फिर एम्स में आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दिव्यांगता के अंतर्गत, ठीक है, आरक्षण ना मिले, बल्कि आपने जनरल क्वालिफाई कर लिया है, उस कंडीशन में भी आपका दिव्यांगता का जांच किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। तो परीक्षा में जो आपको अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था, इसके लिए भी दिव्यांगता की जांच होगी। और इस जांच के क्रम में अगर आप दिव्यांगता का जो दावा करते हैं वो सही नहीं पाया जाता, तो सरकार द्वारा, ठीक है, या फिर सरकार द्वारा निर्धारित जो आपके सर्टिफिकेट पे दिव्यांगता लिखा हुआ है उस दिव्यांगता में भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपको कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपका परीक्षा फल स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा और आपको दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई भी आपके खिलाफ की जाएगी। आगे बात करें तो अर्हतांक और कट ऑफ को लेकर भी इस नोटिस में चर्चा की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 34%, और SC ST या महिला या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। ठीक है, यानी कम से कम आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। यानी आपका न्यूनतम अर्हतांक से कम अगर अंक है तो फिर आपको मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जाएगा, रिजल्ट में शामिल करने की बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा इस नोटिस में कहा गया है। तो अगर आपके कैटेगरी में इस इतने मार्क्स जो बताए गए न्यूनतम अर्हतांक इससे कम है तो आप बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सबसे पहले अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी, यानी कि UR कैटेगरी की जो सीट्स है उनको भरा जाएगा। और यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो, यानी जो सीटें खाली हैं, अगर UR कैटेगरी की सीटें ज़्यादा खाली होती हैं तो उस कंडीशन में आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनकी संख्या कम होती है, तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका UR कैटेगरी की रिक्ति, ठीक है, सबसे पहले भरी जाएगी और अगर UR कैटेगरी में सीटें ज़्यादा खाली हैं और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो फिर उन योग्य अभ्यर्थियों को जो कि आरक्षित श्रेणी से हैं उनको UR कैटेगरी की सीटों में शामिल कर लिया जाएगा, यानी UR कैटेगरी में सफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि जब योग्य जो कैंडिडेट हैं जो आरक्षित श्रेणी से हैं, अगर सीटें ज़्यादा खाली हैं UR कैटेगरी में, अगर उनको UR कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में उस आरक्षित श्रेणी की जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। इस कारण उसमें कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ के नीचे NA लिख दिया जाएगा, यानी नॉट एप्लीकेबल। तो जिन भी कट ऑफ के नीचे NA लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि उसमें कैंडिडेट कम थे और UR कैटेगरी में कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए
उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को युवा कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसी को लेकर यहाँ पर भी सारी बातें की गई हैं। ठीक है, उसी श्रेणी को लेकर अब आगे बात करते हैं दोस्तों मेघाक्रम एवं टाई ब्रेकर की लेकर। ठीक है, तो मेघाक्रम में यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्राप्तांकों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों को बंधित मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी आपका एग्जाम 150 नंबर का हुआ था, इसमें 30 नंबर आपके लैंग्वेज के थे और बाकी के 120 नंबर में आपका जीएस और सब्जेक्ट था। ठीक है, जीएस के आपके 40 प्रश्न थे और सब्जेक्ट के 80 प्रश्न थे। इन्हीं दोनों को मिलाकर टोटल 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। ये 30 नंबर का आपका जो लैंग्वेज का पेपर था इस पे मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसी 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यही बताया जा रहा है इस लाइन में। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड यानी भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th अगर यहाँ पर आपके मार्क्स ठीक है तीनों में समान होते हैं, जैसे 6 to 8 में दो कैंडिडेट हैं ए और बी, दोनों के मार्क्स 60-60 हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर 9th 10th में भी है, 11th 12th में भी है। अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स उस सब्जेक्ट में समान होते हैं तो यहाँ पर टाई ब्रेकर की स्थिति उत्पन्न होगी और इसलिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है जो 80 नंबर का है, इसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। मान लेते हैं ए के सब्जेक्ट वाले में 40 मार्क्स हैं और बी के 30 मार्क्स हैं, तो ए को सेलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि भाग 3 में ए के ज़्यादा मार्क्स हैं। टाई ब्रेकर की स्थिति में ऐसा देखा जाएगा, जबकि 1 to 5 में पार्ट 3 है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको टाई ब्रेकर की स्थिति में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है टाई ब्रेकर को लेकर। अब दोस्तों आगे बात करें, अन्य महत्वपूर्ण भी कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं, शर्त दी गई हैं। यहाँ पर एनआईओएस को लेकर बताया गया है कि दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायादेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा या डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दी गई है। यानी कि साफ सुथरे भाषा में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 28/11/2023 को, उसके अनुसार जो डीएलएड वाले हैं, एनआईओएस डीएलएड वाले 18 महीने वाले, इनको इस वैकेंसी से बाहर कर दिया गया है, यानी इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखेंगे आप कि बताया गया है कि अगर कोई विवाद की स्थिति होती है किसी की उपाधि को लेकर, मान्यता को लेकर या शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर, तो इसके लिए एनसीटी से परामर्श लिया जाएगा। ठीक है, और यही आपका निर्णय जो होगा वो अंतिम माना जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बातें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर सक्षम न्यायालय का कोई आदेश देता है तो इस आदेश को माना जाएगा और उस हिसाब से परीक्षा फल भी प्रभावित हो सकता है। ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस जो है 21 तारीख की है, जो कि परीक्षा नियंत्रक TI 2.0 बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी की गई है। तो सारी नोटिस में यही बात बताई गई है। ठीक है, तो क्लियर है कि एनआईओएस अब बाहर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट आपका नोटिस 21 तारीख को आई थी, यानी 1-2 दिन के अंदर 23 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कल आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डीवी भी 100% कन्फर्म है कि 25 से स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत से जिलों में जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, मतलब कि कितने कैंडिडेट्स के वहाँ पे डीवी कराए जाएंगे, इससे संबंधित कैंडिडेट्स के नाम अभी नहीं दिए गए हैं। दूसरी बात, जो डीवी के लिए जो रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। रिजल्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी, नाम के साथ में उनके संबंधित जिला जहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाएगी वो भी मेंशन होगा। ठीक है, यानी ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा रिजल्ट में जो लिस्ट रहेगी। ठीक है, तो नाम के साथ में ये मालूम चल जाएगा कि उनका ज्वाइनिंग किस जिले में कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर रहेंगी इस बार।
दोस्तों संशोधन पे बात कर चुके हम लोग, ठीक है। संशोधन का भी मौका मिलेगा अगर वहाँ डीवी के टाइम जो अधिकारी उपस्थित हैं अगर वो कहते हैं उनके अनुसार अगर आपको आदेश मिलता है तो फिर आप बिल्कुल संशोधन का मौका आपको मिलेगा। तुरंत आप अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट तुरंत निकलवा के जमा कर दीजिएगा। कट ऑफ पे बिल्कुल असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो एनआईओएस वाले कैंडिडेट हैं डीएलएड वाले, वो बिल्कुल 1 to 5 में अच्छे खासे फॉर्म भरे थे। तो लगभग 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब तो बिल्कुल जो कट ऑफ है वो कम से कम आपको 5 से 6 नंबर कम देखने को मिलेगी। जितना पहले जा रही थी उससे 5-6 नंबर कम कट ऑफ जाएगी अब पीआरटी की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डीवी के लिए नोटिस जारी होगी, सारी बातें मैंने बता दिया है। जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर भी चर्चा हो गई है, यानी कंप्लीट वीडियो जो है, जो भी थंबनेल में था या जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट थी, सभी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में मालूम चल जाएंगी। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 83 18 37 57, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी तो कॉल भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।